मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। ये प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है लेकिन अदर टाइप्स का है, तो ये दूसरा पार्ट कह सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का ही है जिसमें हमें निकालना है मीन और वेरिएंस किसका, रैंडम वेरिएबल। जो रैंडम वेरिएबल होता है 1 2 3 इस तरह से वैल्यू ले सकता है। तो हम उसमें से एक टर्म डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिखा हूँ कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज दैट जैसे कि मैं एक कॉइन को या एक पासे को मैं थ्रो किया हूँ, तो रैंडम वेरिएबल मेरा एक्स क्या क्या वैल्यू ले सकता है। रैंडम वेरिएबल मेरा एक्स जो है वो ले सकता है, जैसे कि मान लो तो कि मेरा इवेंट क्या है, इवेंट है कि गेटिंग 6 ऑन द फेस ऑफ डाई। जब हम थ्रो करते हैं तो 6 या तो अच्छा फेंका गया है कि 3 बार फेंका गया है, तो यहाँ पर 3 बार फेंका गया है। कितना बार थ्रो किया गया है पासे को, 3 बार है, तो 3 टाइम्स में बोल रहा है कि कितना बार। सपोज दैट एग्जांपल ले रहा हूँ, तो या तो पहली बार में या तो पहली बार 6 आया होगा, या तो मतलब कि तीन बार मैंने टॉस किया, तो 3 मतलब थ्रो किया डाइस को, तो 3 बार में से तीनों बार किसी बार भी नहीं 6 आया होगा, या तो एक बार आया होगा, 3 बार में से एक बार 6 आया होगा, या तो 2 बार 6 आया, या तो तीनों बार 6 आया होगा। तो जो वैल्यू ये हो रहा है, एक अलग अलग वैल्यू ले रहा है। वेरिएबल क्या है कि एक बार कोई भी 6 नहीं आया फेस पर डाइस का, एक बार आया 6 फेस पर, और यहाँ पर 2 लिखा हुआ था तो 2 बार आया। तो इस तरह से जो 0 1 2 3 वैल्यू ले रहा है वो क्या एक प्रकार का रैंडम वेरिएबल है। वो वैल्यू ले रहा है कि एक बार भी नहीं आ रहा है 6 फेस पर, या तो एक बार आ रहा है, या 2 बार आ या 3 बार। और उसके कोरस्पॉन्डिंग जैसे कि मान लो कि एक बार भी नहीं आया 6, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है अगर जो वो भी हम शो करेंगे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, तो उसी को कहते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही मैंने दूसरे शब्दों में भी लिखा है कि इफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू x1 x2 x3 अप टू xn, जितना बार टॉस करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग विथ द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी P1, मतलब कि x1 जो वेरिएबल है जो वैल्यू ले रहा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग P1 है, और x2 जो वेरिएबल रैंडम वेरिएबल है वो जो इवेंट होगा आकर करेगा उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, P2 है। इसी तरह से कोरस्पॉन्डिंग x3 का कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, P3, xn का कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, Pn। इस तरह से तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में, तो इस तरह से x जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या वैल्यू ले सकता है, x1 x2 x3 अप टू xn, और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x सच दैट जो वैल्यू लेगा कि x इक्वल्स टू x1 रहेगा तो P1 आएगा, और जब x इक्वल्स टू x2 रहेगा तो P3 आएगा प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से x3 का प्रोबेबिलिटी P3 आएगा, और xn का प्रोबेबिलिटी Pn। तो ये क्या है, ये जो डिफिनीसन है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीसन है। इसमें एक बात बहुत ध्यान में रखना है कि मेन रूप से उसी पर सारा कंसेप्ट वही है। यहाँ पर मैंने नोट में लिख दिया हूँ कि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू 1। मतलब अगर जो हम सम करेंगे P1 P2 P3 P4 अप टू जितना भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया है सबका सम 1 के बराबर होना चाहिए। अगर जो 1 के बराबर नहीं होगा तो मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम चेक कर सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि पूछेगा कि क्या यह एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम कैसे चेक करेंगे, सबके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 के बराबर करेंगे। अगर जो 1 के बराबर आ जाता है तो वो जो रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी रहेगा वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जब प्रोबेबिलिटी का सम सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर आ जाता है तो वह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसके माध्यम से हम इसका कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है एग्जैक्टली, उससे और बेहतर समझ में आएगा। तो हम अगले पेज पर एक क्वेश्चन लेकर के सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। मतलब कह रहा है कि जो दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है कि उनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैंने कंसेप्ट में लिखा था ना नोट में कि जो अगर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके जो
जो जो सारा प्रोबेबिलिटी आता है उसका सम 1 के बराबर होना चाहिए। अगर जो सम 1 के बराबर आता है तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अगर जो सारे प्रोबेबिलिटी का जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जोड़ने पर 1 के बराबर नहीं आएगा तो वो क्या कहलाएगा कि वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला क्वेश्चन का चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का P1 कितना दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है 0.4, P2 कितना दिया हुआ है 0.4 और P3 कितना दिया हुआ है 0.2। तो हम सम करते हैं, समेशन ऑफ Pi i = 1 to n बराबर 1 के बराबर आना चाहिए। तो क्या है 0.4 + 0.4 + 0.2 तो कितना आ रहा है 0. 4 4 8 8 2 10 10 आ रहा है। 10 के शून्य, 10 का शून्य बकिया 1 आ रहा, तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो मतलब 1 के बराबर आ रहा है RHS में। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is equal to 1 hence given distribution sum of all distribution is equal to 1 hence given distribution of random variable is प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको भी उसी करेंगे कि देखेंगे P1 + P2 + P3 + P4 चेक करते हैं क्या आता है। तो 0.1 + 0.5 प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है यहाँ पर 0.2 फिर माइनस 0.1 प्लस फिर 0.3। तो 0.2 माइनस 0.1 और प्लस में 0.3। तो इसे हम चेक करते हैं जोड़ करके कितना हुआ 5 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 हो गया। तो 1.1 हो जाएगा। 11 में क्या होगा 1.1 होगा। 6 6 2 8 8 3 11 11 का 1.1 में से हम घटाएंगे 0.1। ये हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हम माइनस करेंगे तो इसका भी सम कितना आ रहा है कि 1.0 मतलब कि 1 के बराबर आ रहा है। तो 1 के बराबर आ रहा है, तो 1 के बराबर आ रहा है। तो क्या है इस तरह से हम चेक कर देंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर हो गया क्या, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेक कर लिया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेक किया है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा ये भी बात है कि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि 3 का प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये आंसर ये नहीं होगा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 जो वैल्यू लेगा वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू ले रहा है वो क्या है निगेटिव आ रहा है। इस कारण से क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ये यहाँ पर जो P ऑफ x = 3 कितना दिया हुआ है -0.1 है, जो कि 0 से कम है। तो ये इसके कारण से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। हेंस इट इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर सम आ रहा है 1 के बराबर, लेकिन मैंने ये भी तो कंडीशन होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होता है, कोई भी प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा 1 और 0 के बीच में ही रहता है।
तो निगेटिव कैसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी तो निगेटिव नहीं होता है ना। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कि x=3 का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है निगेटिव, तो निगेटिव दिया तो वो तो नहीं होगा, तो इस कारण से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और सारे का सम भी चेक करके देखेंगे 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर जो 1 के बराबर आएगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी ये चेक होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ और उसको सोल्व करता हूँ, ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। अगले पेज पर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रैंडम वेरिएबल x हैज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर k इज सेम नंबर। का यहाँ पर जो k है वो सेम नंबर है, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम वही कंसेप्ट सबसे पहले लगाएंगे कि ये जो वेरिएबल दिया हुआ रैंडम वेरिएबल, तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन। तब होने के लिए हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा ना कि एबव डिस्ट्रीब्यूशन की गिवन डिस्ट्रीब्यूशन will be given distribution will be a probability distribution, will be probability distribution, probability distribution if सम, सारे का सम क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। i=1 से लेकर के n तक =1 होना चाहिए। तो मैं जोड़ूंगा सारा का k, क्वेश्चन में देखिए क्या देगा, k x=0 के लिए क्या है, x=0 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन k है। फिर इसको सारे को जोड़ेंगे और 1 के बराबर करना है, तो k + 2 k + 3 k + 0 बराबर 1 के बराबर होना है। तो k + 2 k + 3 k और 0 तो 0 ही है, उसके 1 के बराबर आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। तो 6k = 1 आ गया, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से k का वैल्यू आ गया 1/6, 1/6 आ गया k का वैल्यू। अब हम ये तो मैंने पहला पार्ट सोल्व कर दिया, ये भी क्वेश्चन में करा कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। तो एक तो क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में करा है कि फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी x < 2 से कम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 2। तो x से मतलब एक से दो कम क्या, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 2, तो 2 से कम क्या है, 1 और 0 दो ही गुना है। तो हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन को अरेंजमेंट कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद तो टेबुलर फॉर्म में क्या, यहाँ पर x का वैल्यू होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगा। तो क्या है, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, अदरवाइज तो 0 है। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, k दिया हुआ। तो k का वैल्यू मैंने अभी निकाला हूँ। क्या निकाला हूँ, पहले एक बार लिख ही देता हूँ, उसके बाद में k यहाँ पर क्या कोरस्पॉन्डिंग 2k है, यहाँ पर 3k है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ k का वैल्यू क्या है 1/6, क्योंकि मैंने अभी निकाला हूँ। और 2 के बराबर क्या होगा 1/3 हो जाएगा, 3 के बराबर क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हो गया। तो ये तो मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल दिया हूँ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें ये निकालना है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 2। तो x < 2 मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1। यहाँ तक तो ही रहेगा ना, क्योंकि 2 से तो कम ही रहना चाहिए। तो इसको हम सम कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 कितना 1/6 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 कितना 1/3 है। तो दोनों को हम सम करते तो 3 कितना होगा 6, मतलब 1/2 आ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 2 कितना रहा है 1/2 आ रहा है। अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x < or 2, मतलब 2 तक रहना चाहिए। तो 2 तक रहेगा तो मतलब कि 3 का भी वैल्यू आ जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 भी जोड़ेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 भी जोड़ेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 भी जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी लगा हुआ है। तो हम जोड़ेंगे तो जोड़ते हैं तो क्या होगा 1/6 से x = 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6 से। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 का प्रोबेबिलिटी कितना है 1/3 है, और प्लस इसका 1/2 है। तो जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आ रहा है, ये 1 के बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी। तो अब इसी तरह से हम निकाल सकते हैं तीसरा भी कि प्रोबेबिलिटी x < or = 2। तो हम इसे अगला पेज पर सॉल्व करते हैं।
यहाँ पर क्या निकालना था, दूसरे पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 निकालना था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका हम उलट के फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि इस तरह से लिखने में ग्रेटर देन के केस में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए हम मतलब कि 2 या 2 से बड़ा कर रहा है ना, तो हम 2 से कम कर देंगे। 2 या 2 से बड़ा कर रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो उसमें से हम घटा देंगे 2 से कम वाले को। तो मतलब किसको किसको घटाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, जो 2 से कम आएगा उसको हम घटा देंगे प्रोबेबिलिटी। यही ना करा है कि टोटल 1 होता है, 1 में से हम घटा देंगे x इक्वल्स टू लेस देन 2 से 2 से नीचे वाले को घटा देंगे, तो 2 से ऊपर वाला आ जाएगा, 2 और 2 से ऊपर वाला आ जाएगा। जब 2 से कम वाले को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर वाला आ जाएगा 1 में से अगर जो घटा देंगे तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर 1 माइनस, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 से कम रहना चाहिए, x का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 भी होना चाहिए। अब तो 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 2 को मना कर रहा है कि 2 से कम ही रहना चाहिए, तो 2 तो नहीं हो सकता, तो यही दोनों होगा। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 1/6 था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या था, 1/3 था। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, 1/2, तो यही आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सारे प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन यही है कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, और कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है वो निगेटिव नहीं रहना चाहिए, है ना। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम 1 के बराबर करते हैं, सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या करेंगे, 1 के बराबर करेंगे, i इक्वल्स टू 1 से n तक, है ना। तो 0 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर 1 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, k है। फिर 2 के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, 2k। फिर 3 x इक्वल्स टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 2k, तो 2k लिख दिए। फिर x इक्वल्स टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 3k। फिर x इक्वल्स टू 5 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, k²। फिर x इक्वल्स टू 6 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 2k²। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 के लिए क्या है, 7k² प्लस k इक्वल्स टू 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसे सोल्व करता हूँ। 1 2 कितना, 3 3 2 5 5 3 8 8 है, एक यहाँ पर 9, तो 9k हो गया, प्लस में 1 और 2 कितना, 3 3 7 9, तो 9k² हो गया इक्वल्स टू 1। तो हम 9k² प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, यहाँ पर 3 7 10 होगा ना, तो 10k² होगा, तो 10 में से हम 1 घटा देंगे, तो मतलब 10k² हो जाएगा, प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया, ये 0 है, तो इसका 2 फैक्टर बनेगा। एक तो 10 के जब कॉमन लेंगे तो प्लस में यहाँ पर प्लस 1 बच जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा, तो k प्लस 1, तो मतलब k का वैल्यू एक ठो -1 आएगा, और एक ठो k का वैल्यू क्या आएगा, 1/10 आएगा, 2 वैल्यू आएगा। तो 1/10 एक्सेप्टेबल होगा। k का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो एक k का वैल्यू 1 नहीं, -1 नहीं होगा, सिर्फ ये 1/10 होगा। तो k का वैल्यू क्या हो गया, पहला आंसर क्या होगा, 1/10, ये हो गया आंसर, ठीक, पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x जो है लेस देन 6 रहना चाहिए। तो x लेस देन 6 रहना चाहिए, इसका मतलब क्या, 5 तक तो जाएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 का लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 का लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 का लिखेंगे। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 का लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 का लिखेंगे, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 5 का लिखेंगे। 5 तक तो जाएगा, 6 से कम करा तो 5 तक तो जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 तो 0 है, इसका कोई मतलब नहीं रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 का वैल्यू क्या है, के है, हम के का वैल्यू अंतिम में रख देंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 का वैल्यू क्या है, +2k है, तो +2k, फिर 3 का वैल्यू भी +2k है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 का वैल्यू भी 3k है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 का क्या है, k² है। ये हो गया। तो इसी का हमें वैल्यू निकालना है, क्या होगा, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, तो 8k + k², तो k का वैल्यू 1/10 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8/10, और यहाँ पर हो जाएगा 1/100, ये होगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना ही आंसर हो गया पहले पार्ट का, x <6 का। तो यहाँ पर 80/, इसे हम सोल्व करके लिखेंगे तो क्या होगा, 80 81, मतलब 0.1 आएगा आंसर, 0.81 आएगा आंसर जब हम सोल्व करेंगे। तो किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 6 का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 6 का वैल्यू क्या आएगा, 0.81। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आगे इसका आंसर में यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बचा हुआ। तो हम अगला पेज पर सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 6 के लिए। याद रखना चाहिए 0.81 आया है प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 6 के लिए। तो हम अगला पेज पर सॉल्व करते हैं। तीसरा पार्ट में क्या था, तीसरा पार्ट में था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x > 6 निकालने के लिए। तो हम > 6 का प्रयोग हम कभी करेंगे नहीं, क्योंकि इस तरह से बहुत दिक्कत होगा। तो हम बार बार जब भी x > समथिंग रहेगा, तो हम 1 में से 1 घटा करके फार्मूला लगा देंगे। तो जब भी इस तरह का रहेगा तो हम 1 में से घटा देंगे, मतलब यही नहीं कह रहा है कि छो से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, ये जैसे कि छो या x = 7 या x = 8, इस तरह से बढ़ा रहना चाहिए। तो अगर जो हम टोटल में से एक, मतलब टोटल क्या होता है, 1 होता है प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, 1 के बराबर। तो 1 में से अगर जो हम छो से कम वाले को घटा लेंगे तो छो से अधिक वाला निकल जाएगा। तो हम छो से कम वाले को घटा देते हैं, तो छो से अधिक वाला निकल जाएगा। मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 तक आएगा, 6 से कम क्या होगा, 5 तक आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x < क्या होना चाहिए, मतलब 6 तो इसमें इंक्लूड हो गया, तो < 6 ही ना होगा, 6 तो इसमें इंक्लूड हो गया, तो 6 से कम 5 तक आएगा, मतलब 6 से कम आएगा। तो 6 से कम आएगा तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 से लेकर के प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तक आएगा, x = 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4, और 5 तक रहेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5। इससे तो ज़्यादा रहेगा ही नहीं, क्योंकि कह रहा है कि 6 से कम होना चाहिए। इसी कारण से 6 तो इसमें इंक्लूड हो गया, तो 6 हम यहाँ कंसीडर क्यों करेंगे, 6 को हटाएंगे ना यहाँ से, इसलिए 5 तक मैंने लिखा हूँ। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, तो 0 था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 का वैल्यू क्या था, k था, उधर लिखा हुआ था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 का भी वैल्यू क्या था, 2k था, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 का वैल्यू क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 का वैल्यू 2k था। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 का वैल्यू भी 2k ही था। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 का वैल्यू 3k था, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 5 का वैल्यू k² था। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग। 1 माइनस क्या होगा, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, 8k + k², ये हो गया। तो मैंने उधर निकाला था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 6 को निकाला था, तो इसका वैल्यू आया था 0.81 आया था। तो हम रख देते हैं 0.81। तो जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 और 9 में से 8 गया 1, 19 आएगा, 0.19। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x < 6 का वैल्यू क्या आएगा, 0.19 आएगा। ये आ गया आंसर। चौथा पार्ट क्या था, चौथा पार्ट था हमें निकालना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें निकालना था, जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, और 6 से 5 से कम होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मतलब क्या, 0 से बड़ा तो x = 1 वैल्यू लेगा, x = 2 वैल्यू लेगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 वैल्यू लेगा, 5 से कम
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 तक ही रह जाएगा। तो हम सारे को लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 बराबर के होगा, तो x बराबर 2 के था। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 बराबर 2 के था। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 बराबर एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 बराबर 3 के था। तो 2 2 4 4 1 5 1 6 के आ गया। क्या के का वैल्यू रख देते हैं 1/10, तो 0.6 आ गया आंसर। 0.6 ये आंसर हो गया किसका, चौथा पार्ट का। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी का। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 होगा ना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। 2 2 4 4 1 5 5 3 8 ना होगा, तो 8 होगा यहाँ पर, ये 8 हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम अगला पेज पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिख करके। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन अर्न मतलब एक बैग कंटेन्स 4 वाइट बॉल एंड 6 रेड बॉल। 4 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग अर्न। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे सॉल्यूशन में कि लेट x जो है, x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि किसको बताता है कि नंबर ऑफ वाइट बॉल। x डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ना, x डिनोट्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल, क्योंकि वाइट बॉल हम निकाल रहे हैं ना, कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ वाइट बॉल, जो मैंने 4 बॉल निकालना था। ड्रॉन फ्रॉम द बैग, ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, तो उसका क्या वैल्यू होगा, x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। फिर मैंने कि बॉल निकाला है तो उसके वाइट होने की क्या, 4 बॉल निकालना तो बॉल के वाइट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। या तो चारों के चारों बॉल में से कोई भी बॉल वाइट नहीं होगा, तो x वैल्यू क्या ले सकता है, 0। मतलब कि नंबर x क्या बताता है कि नंबर ऑफ वाइट बॉल, यही ना मैंने कंसीडर किया है। x क्या है, नंबर ऑफ वाइट बॉल। तो 4 में से कोई भी नहीं वाइट आया होगा, या तो 4 बॉल में से 1 वाइट बॉल आया होगा, या तो 4 बॉल में से 2 वाइट बॉल आया होगा, या तो 4 गो में से 3 गो वाइट बॉल आया होगा, या तो 4 में से 4 सभी के सभी वाइट बॉल आया होगा। यही ना पॉसिबल केस है, और इससे और अधिक तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यही हो सकता है कि चारों वाइट हो, या तो 3 गो वाइट हो, या तो 2 वाइट हो बॉल हो, या तो हम अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x इक्वल्स टू 0 का, x इक्वल्स टू 1 का, x इक्वल्स टू 2 का, x इक्वल्स टू 3 का और x इक्वल्स टू 4 का। तो कोई भी वाइट बॉल नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 क्या होगा। तो 4 बॉल में से हमें क्या करना है कि एक भी वाइट नहीं आना चाहिए। तो मतलब कि 6 रेड बॉल आएगा, तो 6 रेड बॉल क्या होगा, 6 में से चारों रेड बॉल सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 6C4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना, 6 4 10, तो 10C4 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 का। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/14। ठीक, हम इसी तरह से निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 का। तो मतलब कि एक वाइट बॉल होना चाहिए। तो 4 में से हम एक वाइट बॉल सेलेक्ट कर लेंगे, और 6 बॉल में से 3 बॉल रेड आ जाएगा, और टोटल 10C4 आएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 18/21। फिर निकालता हूँ x इक्वल्स टू 2 पर, मतलब कि 2 बॉल वाइट बॉल है, तो 4 वाइट बॉल में से 2 बॉल सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, 4C2, और 6 रेड बॉल में से 2 बॉल इधर भी सिलेक्ट करेंगे, 10C2। तो क्या होगा, इसे तो होगा 4 या 12 होता, तो 6 गुना 5 36, तो 15/10 गुना 9/2, तो कितना हो जाएगा, 10 या 30, तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 दूनी 6 3 या 9, 3 से 3
कैंसिल हो गया। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स इक्वल टू 2 था ना, एक्स इक्वल टू 2 था, तो इधर क्या होगा, इधर तो हो जाएगा 2 2 4 था ना, तो मैंने 4 बॉल सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, जब मैं इसे सोल्व करूँगा इससे इस एक्सप्रेशन को, तो आएगा 6/14 आएगा जब हम इसे सोल्व करेंगे तो, क्योंकि 10c2 क्या होता है, 10 × 9/2, तो यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, 10 या 30, 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 3 दूना 6, 6/14 हो जाएगा। यहाँ पर 4 होगा ना, सॉरी 4, तो यहाँ पर एक 8 भी आएगा, 8 फैक्टोरियल, और 7 भी आएगा, 7 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो गया, जो 3 था 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 6/14 आएगा। ठीक, और हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 बराबर क्या होगा, 4 वाइट बॉल में से 3 बॉल हमें वाइट बॉल चाहिए, और 6 रेड बॉल में से हमें 1 बॉल क्या चाहिए, हमें रेड चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 × 4, 4 × 12 मतलब 6 आएगा। ये 4c3 तो 4c3 तो 4 ही आएगा, क्योंकि घट ही जाएगा, और ये 6 हो जाएगा बटे 10 × 9 × 8 × 7, और 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 4/35, कि 7 × 5 = 35 हो जाएगा, बाकी तो कट जाएगा, यहाँ से 5 होगा, ये 4 दूनी 8, 2 यहाँ पर ये होगा 12, तो यहाँ से काट देंगे हम, 3 3 × 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल, 3 चौके 12, तो 4 ऊपर हो गया, 7 × 5 = 35 हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 क्या होगा, चारों के चारों गेंद क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, ये तो 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहा, 4c0 1 ही होता है, और 10c4 6c0, तो क्या हो जाएगा इसका 1/210। ये मैंने सारा का सारा निकाल दिया, तो यही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और क्या, यही निकालना था हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो x का वैल्यू लिख देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x का लिख देंगे, यही हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का वैल्यू क्या क्या ले सकता है, 0 1 2 3 और 4, इससे ज़्यादा तो कुछ वैल्यू नहीं लेगा, x का वैल्यू मैंने लिख भी दिया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 क्या होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 क्या होगा। तो मैं वही लिख देता हूँ, इसका वैल्यू कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0 का 8/21, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 का वैल्यू कितना है, सॉरी ये 1/14 है, वो 1/14, और इसका 8/21। प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 बराबर 6/14, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 बराबर 4/35, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 बराबर हो जाएगा 1/210। तो यही आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहेगा तो इसी तरह से करना पड़ेगा। सबसे पहले हम रैंडम वेरिएबल x का लिखेंगे कि क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 0 4 जितना भी आएगा, जितना पॉसिबल होगा वो लिखेंगे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, और इस फॉर्मेट की तरह हम कर देंगे। तो यही ये जो फॉर्मेट है यही क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, मतलब मीन और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ लेट x बी द रैंडम वेरिएबल सच दैट
इट कैन टेक्स द वैल्यू x1 x2 x3 x4 अप टू xn विथ कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1, मतलब कि x1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है p1, x2 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है p2, x3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है p4 p3, इसी तरह से है। तो मीन को कैसे डिफाइन किया था, मीन ऑफ वेरिएबल, इसे 10 क्लास में पढ़ा निकालना था ना, मीन वेरिएंस इस तरह से। तो मीन मतलब क्या होता है, एवरेज लेना है। मीन क्या है, एक प्रकार का एवरेज है, तो एवरेज है, एवरेज ही है। तो समेसन ऑफ पी आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ पी आई, मतलब कि जितना टोटल है उससे डिवाइड करते हैं ना एवरेज निकालने के लिए। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी से हम डिवाइड कर दिए हैं और जानते हैं कि सारे प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 के बराबर होता है, इसलिए मैंने 1 के बराबर कर दिया। तो सिंपली क्या हो जाएगा, मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का फार्मूला हो जाएगा समेसन ऑफ पी आई एक्स आई, यही फार्मूला होगा। मीन को मैं एक्सपेक्टेशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी कहा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट में लिख दिया हूँ, मीन इज आल्सो कॉल्ड एज मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड डिनोटेड बाई समेसन ऑफ ई मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स बार, ये इस तरह से डिनोट किया जाता है। और हम जानते हैं कि सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम 1 के बराबर होना चाहिए, तो 1 के बराबर मैंने लिख दिया हूँ। एक्स बार जो मतलब मीन है, वो मीन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, p1 x1 p2 x2 p3 x3, इस तरह से इसी को लिखा जाता है समेसन ऑफ पी आई एक्स आई, जहाँ का एक्स आई का वैल्यू बढ़ करके 1 से लेकर के n तक जाता है। और वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस का मेन रूप से वेरिएंस का फार्मूला ये नीचे वाला होता है, नीचे वाला मेन है, इसी से यही डेफिनेशन है वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल का, यही डेफिनेशन होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी डेटा है, उसमें से सारे डेटा का पहले मीन निकाल लो, अलग से मीन निकाल करके सभी कोरस्पॉन्डिंग डेटा में से मीन को घटा दो, है ना, सभी कोरस्पॉन्डिंग डेटा में से मीन को घटा दो, एक्स बार को घटा दो एक्स आई से। जैसे आई का वैल्यू मान लेते हो कि 1 है, तो x1 का वैल्यू कुछ होगा, उसमें से सारे मीन का हम घटा देंगे, और घटा करके जो आएगा उसका स्क्वायर करके अलग अलग लिख लेंगे, और सारे जो घटा करके स्क्वायर करके जो आएगा उसे हम क्या करेंगे, सम कर देंगे, तो वही क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। सपोज दैट एग्जांपल के लिए मुझे फार्मूला यही दोनों याद रखना पड़ेगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ये एक्स आई का स्क्वायर है, ना कि पी का स्क्वायर है, एक्स आई का स्क्वायर है ना, इस बात को ध्यान रखो। यहाँ पर समेसन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर है ना। एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, मान लेते कि चार ऑब्जर्वेशन है, 4 3 इस तरह से 4 3 2 1 है, इस तरह से। तो मेरा ये क्या हो गया, x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, ये x4 हो गया ना। तो मैं इसका x बार निकालूंगा, सबसे पहले मीन निकालूंगा, तो क्या होगा, 4 3 7 7 3 10, तो 10/4 हो गया, मतलब 2.5। तो ये गया, तो 2.5 में सारे डेटा से घटाऊंगा, ऑब्जर्वेशन से घटाऊंगा, 4 से भी घटाऊंगा, 3 से भी घटाऊंगा, 2 से भी घटाऊंगा, 1 से, क्योंकि x1 x2। तो क्या होगा, जब मैं 4 से घटाऊंगा तो 4 - 2.5 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस सम करना है ना, सारे का सम करना, फिर 3 में से घटाएंगे एवरेज को, फिर स्क्वायर करेंगे, इसी तरह से 2 में से एवरेज को घटाएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे, फिर 1 में से 2.5 एक्स बार को घटाएंगे, तो जो आएगा वही क्या कहलाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और सोल्व करते हैं, ताकि अच्छी तरह से कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम अगला पेज पर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस, फाइंड द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मैंने तो बताया था कि एक्सपेक्टेशन मतलब मीन होता है, तो मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x, इसे निकालना है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि जो मैंने रैंडम वेरिएबल x लिया हूँ, x जो रैंडम वेरिएबल है डिनोट्स करता है, ये जो रैंडम वेरिएबल है डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेस साइमल्टेनियसली थ्रो, नंबर ऑफ 6, मतलब कितना 6 आया जब जो 2 डाइस को थ्रो किए होंगे। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जब मैंने 2 डाइस थ्रो किया है तो दोनों में से किसी पर भी 6 नहीं आया होगा, ये एक केस हो गया, मतलब कि नंबर ऑफ 6 क्या हो गया, 0, या तो दोनों में से एक पर आया होगा 6, तो एक 6 आ जाएगा ना कम से कम, या तो क्या होगा, दोनों पर आया होगा 6, तो 2 6 आ जाएगा, ये हो सकता है। और तो कुछ नहीं हो सकता ना, दो ही को डाइस है, तो 2 से ज़्यादा कहाँ होगा, नंबर ऑफ 6 तो मैक्सिमम 2 ही आ सकता है, मिनिमम मतलब कि कुछ भी नहीं आएगा,
और बीच में क्या आएगा, एक आ सकता है। तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, नंबर ऑफ 6 क्या क्या हो सकता है, 0 1 2। अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तभी ना मीन निकलेगा, वेरिएंस निकलेगा। तो हम सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब 0 मतलब एक भी 6 नहीं आएगा। दो डाइस को मैंने थ्रो किया है, उसमें से नंबर ऑफ 6 0 है, कुछ भी नहीं आया। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा, पहले डाई पर 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/6। एंड दूसरे डाई पर भी 6 नहीं आया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5/6। तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 हो गया 25/36। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1। उसमें से किसी एक पर तो आया होगा, एक पर नहीं आया है तो दूसरे पर आया होगा, दूसरे पर नहीं आया होगा तो पहले पर आया होगा, किसी एक पर तो आया है। तो 2 टाइम्स हो जाएगा 5/6। पहले पर आया है मान लेते हैं, और दूसरे पर पहले पर नहीं आया मान लेते हैं, और दूसरे पर आया तो 1/6 होगा, पहला पर नहीं आया तो 5/6 होगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले पर नहीं आया तो मतलब पहले पर आया है तो मान लेते हैं 1/6 हो जाएगा, और दूसरे पर नहीं आया तो 5/6। तो 2 केस था, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। तो 2 से जब मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, 5/10/36 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10/36 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, मतलब कि दोनों के दोनों डाइस पर 6 आया है। तो पहले पर भी 6 आया है एंड दूसरे पर भी 6 आया है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/36। तो हम क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं पहले, उसके बाद टेबल बना करके मीन एंड वेरिएंस भी निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा x हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू दोनों के लिए 0 हो सकता है, तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो 0 का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 25/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 कितना हो गया, 10/36, और इसका 1/36। ये हो गया, ये क्या मैंने लिया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने लिख लिया हूँ। अब हमें मीन एंड वेरिएंस को कंप्यूट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है। कंप्यूटेशन हमें किसे कैलकुलेट करना है, मीन एंड वेरिएंस को। तो कंप्यूटेशन ऑफ मीन एंड वेरिएंस, तो मीन एंड वेरिएंस को कंप्यूटेशन करना है तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, है ना। यहाँ पर हम xi दे देते हैं, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग p ऑफ xi आएगा, x बार जो वैल्यू लेगा xi आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग। अब हम दोनों का प्रोडक्ट लिखते हैं, pi xi का प्रोडक्ट लेंगे, फिर जो pi आएगा उसको हम गुना कर देंगे इसके साथ, तो pi xi आ जाएगा, xi का स्क्वायर आएगा जब मैं xi से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो xi का वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, यही ना होगा, यही 3 वैल्यू होगा ना। तो मैं लिखता हूँ 0 का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 25/36, और इसका 1 का वैल्यू कितना है, 10/36, और 2 का वैल्यू कितना है, 1/36। ये हो गया कोरस्पॉन्डिंग इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, सारे को लिख लेता हूँ, pi और xi दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। pi मतलब pi और xi को मल्टीप्लाई करूँगा तो 10/36, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2/36। अब हमें pi xi का स्क्वायर करके हमको pi से मल्टीप्लाई करना है। ये xi स्क्वायर, xi जो है इसका स्क्वायर करके pi में से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 0 अगुना समथिंग तो क्या होगा, 0। फिर इसका 1 का स्क्वायर करके इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 10/36। फिर मैं क्या करूँगा, इस x को मतलब जो 2 है उसका स्क्वायर करूँगा, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा pi के साथ, तो क्या होगा, 4/36। अब हम सम कर देते हैं, तो जब सम करेंगे समेशन ऑफ pi xi मतलब क्या, इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10 2 12, 12/36 आ जाएगा, और जब इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 4
14। समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर, इस बात को ध्यान रखो, एक्स आई का स्क्वायर कितना है 14/36। तो हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं मीन एंड वेरिएंस। तो मीन तो निकल गया, ये हो गया समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, मीन हो गया, आंसर एक हो 12/36, ये एक आंसर हो गया। और वेरिएंस निकालने के लिए हम फार्मूला हम पुट कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। तो हम अगला पेज पर लिखते हैं इसका आंसर वेरिएंस का फार्मूला लगा करके। तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आया था 14/36 आया था। और समेशन ऑफ पी आई एक्स आई आया था कितना, उसका आया था 12/36। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2/36, ये हो गया वेरिएंस ऑफ एक्स हो गया। तो यही आंसर हो गया, मतलब 1/18। इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम घटाएंगे 14/36 में से इसका स्क्वायर करना ना, सॉरी इसका स्क्वायर करना, तो स्क्वायर करके घटाएंगे तो कितना आएगा 14/36 और 1/3 है, 1/3 तो 1/9, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 10/36, मतलब 1/5। वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया 1/5 आंसर आ गया। तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस लेक्चर को।